नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूएस जो आपके 2021 में पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। ओके, मैंने आप लोगों को बताया कि अब हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और अदर यूनिट के अगर पॉसिबल होंगे तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना के आपको 5 या 10 क्वेश्चन के वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसी वजह से मैं मतलब कि वीडियो नहीं बना पाती। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है आप लोगों के लिए मैं उस टाइम को यूज करूँ। ओके, चले तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज हम करने वाले 4 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे और दूसरा है 27 दिसंबर 2021 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन लिए। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। ओके, और चलिए खैर बने रहिए वीडियो के साथ। और क्या है भाई, यस रह गया है अब की बार नेट जेआरएफ पार। जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। स्पेशली मेरी ओर से लाइन है, दम लगा के हरीशा। ओके, चलिए शुरू करें। रेडी स्टडी गो। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में, यहाँ पर अनुक्रम आएगा। ओके, चलिए अनुक्रम में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 16, 51, 158। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 5 है, फिर 16 है, फिर 51 है और उसके बाद है 158। ओके, उसके बाद की संख्या आपको ढूंढनी थी। देखिए यहाँ पर मैं जब भी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ उस टाइम पे आपको भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए 5 से 16 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 5 3 15 है ना, यस, प्लस 1 इज इक्वल टू कितने होंगे? 16। अब आगे बढ़ो, 16 का पहाड़ा पढ़ो और कितना तक आप जा सकते हो? 51 के नियरेस्ट। तो आप बोलोगे 16 3 क्या होगा? 48 होंगी, प्लस हम 3 करेंगे तो 51 मिल जा रहा है ना। अब 51 से आगे बढ़ो, यही सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ। ओके, तो 51 इंटू 3 इज इक्वल टू कितने होंगे? 3 एकम 3, 5 3 15, प्लस कितना करोगे? यहाँ पर 1 किया, यहाँ पर 3 किया, मतलब कि ओड नंबर है बिल्कुल। तो अब 3 के बाद का ओड नंबर कौन सा आता है? बोलोगे 5 आता है। 153 के अंदर 5 ऐड करो तो 158 आ जाता है। ओके, 158 के अंदर 158 इंटू क्या करेंगे? सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको, पैटर्न को फॉलो करना है ना, यस। तो इंटू 3 करिए तो 8 3 24 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 5 3 15, 15 2 17 और यहाँ पर 1 3 एकम 3, 3 एक कितने होंगे? 4। 474 आ गए, प्लस कितना करोगे? 5 के बाद का ओड नंबर होता है 7 है ना, यस। 7 4 11, यहाँ पर 1 7 7 कितना होगा? 14 1 15 हो जाएगा और यहाँ पर 1 4 1 5 5 सॉरी, यहाँ पर वेट 7 1 8 हो जाएगी। ओके, 7 1 8, वेट, चलिए यस, 7 1 8 हो जाएगी और 4 वैसे के वैसे रहेंगे है ना, यस। तो आंसर क्या आएगा आपका? 481 इज द करेक्ट आंसर। ओके, खुद से भी सॉल्व करना है। कल बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे थे, बस क्या है तुक्का लगा रहे थे, क्वेश्चनों को देखा आंसर आ गया। अरे भाई आप खुद से सॉल्व करो, तभी तो आपको मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है। हम क्या करते, बस तुक्का लगा देते। अरे भाई कौन सी गाड़ी आपकी भाग रही है? भाग तो नहीं रही, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उतना टाइम आपको भी मिल रहा है, उसी टाइम पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर मेरी एक्सप्लेनेशन तो आपको कान में सुना ही देगी है ना, यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को करो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखो दो स्टेटमेंट दिए है। इस बार अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम के अंदर 2021 की बात करूँ, ओके, पिछली बार के एग्जाम की बात करूँ, 2021 में अगर आपने देखा होगा तो मैथ्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर थियरी बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ओके, और वो भी स्टेटमेंट या तो फिर जोड़ मिलाने में डाला हुआ है। ओके,
तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को, जो भी कॉन्सेप्ट में, इसीलिए कह रही हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कोई भी पीवाईक्यूज लगाओ, मना नहीं है, पीवाईक्यूज लगाना बहुत ही जरूरी है, एमसीक्यूज लगाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि जो भी पीवाईक्यूज लगा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाओ। ओके, अगर आपको वो पीवाईक्यूज नहीं आ रहा है, या मान लो कि वो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत हो रहा है, तो पहले उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, उसको क्लियर करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखो। ओके, ऐसे नहीं भाई जो गया वो गया, ऐसे नहीं करना है। ओके, तुक्का मार देंगे चल जाएगा, ऐसी कोई भी बात। अब एनटी आपको बहुत डीपली ले जा रहा है। ओके, तो थियरी मैथ्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन भी, फार्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, आयत मतलब ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जो होता है उसकी लंबाई, ये उसकी क्या है, लेंथ है ना, ये उसकी लेंथ है ना, लेंथ। तो लेंथ को हम एल बोलेंगे, बिल्कुल। ये लेंथ में वो क्या बोल रहे हैं कि 10% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेंथ को 10% इंक्रीज की जा रही है। और उसकी बात बताए चौड़ाई में 20%, चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई है ना, ब्रेड जिनको बोलते हैं, यस। ओके, ब्रेड जिसको बी भी बोला जाता है। अब इसमें कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में 23% की वृद्धि होगी। ओके, क्षेत्रफल यानी कि उसकी लंबाई, अगर मैं क्षेत्रफल का यहाँ पर फार्मूला लिखूं आयत की, ओके, यहाँ पर आयत की बात हो, आयत के आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, L इंटू बी, ये उसका क्षेत्रफल है, मतलब इसकी और इसकी, इन दोनों को गुना करना है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, पहले अब देखो वृद्धि की, उससे पहले उसकी हम क्या निकालेंगे, उसकी लेंथ और ब्रेथ पहले देख देते हैं। अगर मैं 10% की वृद्धि कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पास ये नहीं कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेथ इतनी है, ये मेरे पास नहीं है ना, यस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 100 मान के चल रही, कोई भी चीज है अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम 100 मान के चल सकते हैं, है ना, यस। तो 100 मैंने मान लिया कि उसकी लेंथ है और 100 उसकी क्या है, ब्रेथ है। ओके, अभी जस्ट एग्जाम्पल हम ये समझ रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने 100 यहाँ पर मान के चला, तो ये 10% वृद्धि हो रही है ना, कितनी हो रही है, 10%। अगर मैं पहले का यहाँ पर लिखते, ओके, पहले का मैं अगर क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, ओके, पहले का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ तो 100 इंटू 100 करूंगी, तो इसका क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा, है ना, यस। अब मैं वृद्धि के बाद का मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, ओके। वृद्धि के बाद का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, तो ये एल है, ये बी है। एल में हमने 10% वृद्धि की, बी में हमने 20% वृद्धि की, तो 10% वृद्धि करूंगी तो 110 हो जाएंगे, 20% वृद्धि करूंगी तो 120 हो जाएंगे। बस कुछ नहीं था, 110 इंटू 120 कर दो, कितना होगा, 11 इंटू 12 करो, 11 इंटू 12, देखो 0 यहाँ पर 1 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 1, 132 यहाँ पर आए, ये 2 0 है, उसको यहाँ पर रख दो, हो गया आपका क्षेत्रफल वृद्धि के बाद का। अब हमें तो परसेंटेज में पूछा है ना, यस, परसेंटेज में पूछा, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे भाई, तो पहले तय करो कि भाई आपको मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ पता चला, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज कैसे पता चलेगा, वृद्धि के बाद का जो क्षेत्रफल था, वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल, ओके, माइनस पहले का क्षेत्रफल, ओके। वृद्धि के बाद का कितना था भाई, 13,200 था, और वृद्धि के पहले का कितना था, तो 10,000 था। ओके, अब कितना मिला, 3,200 मिला, ये इतना इंक्रीज हुआ, लेकिन हमें तो परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए ये 3200 जो है वो किसकी कंटेक्स्ट में बढ़ा है, किसके बेस पर बढ़ा है, वो 10,000 के बेस पर बढ़ा है ना, यस। तो 3200 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, बस 0 0 यहाँ से 2 कट गए, यहाँ पर 2 0 है, 2 0 कट गए, कितना आया, 32% होगा। अगर मैं
किसी भी आयत की जो भी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को 10% बढ़ाती, ब्रेथ को 20% बढ़ाती हूँ, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसकी वृद्धि कितनी होती है? 32% होती है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है 23% वृद्धि होगी, तो ये आपका गलत हो गया भाई, है ना। यस। अब दूसरा कह रहा है 12 घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई 11 बार एक साथ मिलती है। इसको भी चेक करते हैं। देखिए ये पढ़ाया हुआ है क्लॉक, ओके, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर उठा दिया, ओके। तो क्लॉक जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की समान स्थिति में समान दिशा में चलती है, समान दिशा में मतलब ये जो घड़ी है, ओके, इसकी जो घंटे की सुई है और ये जो मान लो मिनट की सुई है, दोनों समान दिशा में चल रही है ना, समान दिशा में, तब क्या होगा? तो देखो घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में कितने बार ओवरलैप करती है? एक बार। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ था कि ये आपकी घंटे की सुई है, ये आपके मिनट की सुई है, दोनों एक घंटे में। अब मिनट की सुई है ना, वो एक घंटे में ऐसे करके पूरा चक्कर काट के आएगी, बिल्कुल। और घंटे की सुई क्या है भाई? घंटे की सुई एक घंटे में कितना चलेगी? 5 मिनट चलेगी, मतलब 12 पर थी तो वो 1 पर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया चलना, ये तो यहाँ तक ही आती है, और ये जो मिनट की सुई है पूरा घूमते 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 यहाँ पर आएगी और यहाँ पर दोनों ओवरलैप करेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में मिनट और जो घंटे की सुई है वो एक बार ही क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, मतलब एक दूसरे को मिल रही है ना। यस, बिल्कुल। तो 12 घंटे में कितने बार होंगे? 11 टाइम, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। 12 घंटे में 11 बार क्यों? 11 बार क्यों होगी भाई? आप बोलोगे मैम 12 घंटे है तो 11 बार कैसे? यस, मैं इसको यहाँ पर बता देती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब यहाँ से तो वो दोनों ने स्टार्ट किया था, है ना। यस। फिर यहाँ पर वो मिली तो मतलब एक बार मिली, यहाँ पर मिली 2 बार मिली, यहाँ पर मिली 3 बार, यहाँ पर मिली 4 बार, यहाँ पर मिली 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 बार यहाँ पर मिलेगी। 12वीं बार तो जहाँ पर थी वहां पर आ जाएंगी दोनों, है ना। यस। तो इसको मतलब कि हम क्या करते हैं, इसको देखते नहीं, क्योंकि यहाँ से शुरुआती होती हैं इसी वजह से। क्लियर? यस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 घंटे में 11 बार वो मिलेगी। अगर ये 24 घंटे की अगर आपको पूछा गया होता तो आपको ध्यान रखना है कि 22 बार वो मिलेगी, ओके, ध्यान में रखना है ये चीजें, ओके। तो मैंने ये आपको समझाया हुआ था, क्योंकि देखो यहाँ पर रीजन भी दिया, कभी कभी आपको असर्शन रीजन भी ऐसा दे दिया जाएगा। तो क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच में 2 घंटे में केवल वो एक ही बार मिलेगी, मतलब यहाँ से वो, मतलब यहाँ पर तो वो मिली, उसके बाद वो यहाँ पर तो यहाँ पर आएगी ना, तो 12 बजेंगे, फिर वो 1 बजे मिलेगी यहाँ पर, है ना। तो 2 घंटे के बीच में वो एक बार ही एक दूसरे की समान दिशा में होती। तो ये रीजन के रूप में, असर्शन रीजन में आपको दे दिया जा सकता है। रीजन आपको मान लो कि असर्शन दे दिया जाए, असर्शन दे दिया जाए कि घड़ी की और मिनट की दोनों सुइयां, मतलब कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में सॉरी, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलती है। ये असर्शन जैसे आपको स्टेटमेंट में दिया है वैसे ही असर्शन दे दिया जाए, और फिर आपको वहां पर रीजन क्योंकि, तो क्योंकि में आपको दे दिया जाए कि 11 से 1 बजे के बीच में 2 घंटे में केवल वह एक बार एक दूसरे की समान दिशा में होती है, ओके। तो आपका रीजन भी सही होगा और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? पहला वाला तो हमारा वैसे भी गलत था, क्योंकि यहाँ पर 32% वृद्धि हो रही, ओके। और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका क्या है? सही है। क्लियर? चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को करो। दो पूर्णांकों का गुणनफल 500 है, उनका अंतर 5 है और उनमें से एक संख्या 25 है। बताइए ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट? ओके। दूसरा देखिए, दूसरे में बताया कि 108, 288, 360 का महत्तम समापवर्त यानी कि HCF 18 है, ओके। तो ये आपको ढूंढना है। तीसरा आपको ये बताया जा रहा है कि दी गई संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी संख्या का उनका लघुत्तम समापवर्तीय कहलाती है। चलिए, तो क्या बताओगी? यहाँ पर देखो,
सबसे पहले ध्यान रखें, पहले वाले को ध्यान में रखते हैं, ओके, उसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या बताया, दो पूर्णांक है, आपके पास दो पूर्णांक है, दो संख्या है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, इनका मैं गुना करती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 500 मिलता है। अब इन्हीं दो संख्याओं का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 5 मिलता है। अब इनमें से आपको एक संख्या तो दे दी भाई है 25, है ना, यस। तो अब आपको इसको सवाल करना है, देखना है क्या ये सही बात है कि 25 ही है एक संख्या या नहीं है ना, यस। तो अगर मैं 25 को किससे गुना करूंगी तो 500 आएगा। अभी इसको मुझे नहीं पता, पहले डिफरेंस वाला निकाल लेते तो दूसरी संख्या आपको वहीं से इजी वे में निकल जाएगी। 25 है तो 25 में अगर मैं कितनी कौन सी संख्या को माइनस करूंगी तो आंसर 5 आएगा। आप बोलोगे 20 कर लो मैम, है ना, 25 में से 20 जाएगा तो 5 रहेगा। अब इसको कंफर्म कर लो, क्या वो 20 ही संख्या है जिसकी वजह से हमारा आंसर इस तरीके का आ रहा है, बिल्कुल। तो 25 इंटू 20 करोगे तो 25 दूनी 50 हो गए और ये 0 यहाँ पर लग गया तो 500 हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, ओके, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्लियर। तो पहले वाले को ट्रू है उसको रखो, बाकी को हटा लो। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ओके। अब दो ऑप्शन में से दोनों को अभी चेक करना है। दूसरे में क्या बता रहे हैं, 108, 288, 360 का HCF क्या है, 18 है, ये पूछा है। HCF जब भी निकालना होता है सभी जितनी भी संख्याओं का, तो हमने LCM आपको निकालना सिखाया था। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सभी संख्या जितनी भी होती है उन सभी संख्याओं को इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एचसीएफ में हम ये नहीं करेंगे, हम एक एक संख्या का निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 108 है तो पहले 108 का निकाल लेते हैं, ओके। 108 का निकालो तो 2 से पहले मल्टीप्लाई 2 से भाग करने की कोशिश करी तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, है ना। 2 से अगर अभी भी चलेगा, बिल्कुल। 2 दूनी 4, 1 4 रहा तो 7 दूनी 14। अब देखो 2 से भाग नहीं चलेगा, 27 आ गया। अब खुद ही सोचो कौन से मतलब पहाड़ी के अंदर 27 आता है, तो 9 3 27 आप बोलोगे मैम, यस बिल्कुल। उसके बाद देखो 3 3 9 हो गए, है ना। छोटे छोटे टुकड़े में उसको बांटना है, ओके, एचसीएम के अंदर। तो 1 3 3, है ना, 3 एकम 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट में 1 आ जाता है, वहां पर रुक जाना है, ओके। तो इसका क्या निकला, 108 का क्या निकला, 108 का क्या निकला भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, यस, ये निकला, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद के एचसीएफ की मैं बात करती हूँ, चले। उसके बाद कौन सा, 288, 288 का निकालो, 288 का निकालो, सभी बच्चे निकालेंगे, ओके। 2 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अभी 2 से जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, अभी 2 से जाएगा 3 दू 6 और 6 दूनी 12, अभी 2 से जाएगा तो 18 दूनी 36, अब अभी भी 2 से जाएगा, है ना, 9 दूनी 18 और 3 3 9 और यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर 288 का कितना आ रहा है भाई, 288 का मैं यहाँ पर लिख रही, चलिए इनको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। 108 का हमारे पास कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया था, है ना। अब इसके बाद 288 का मैं लिख रही हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 2 2 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। उसके बाद हमें निकालना कौन सा है, 360 का निकालना है, 360 का निकालो। देखो डायरेक्टली अगर आपको इस तरीके से आता है तो आप वैसे निकाल सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से निकालना, ओके। 18 दूनी 36 हो जाएगी, 0 हो गए, 9 दूनी 18 और 0, 45 दूनी 90 हो जाएंगे, अब नहीं चलेगा, 9 पंचे 45 हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगा, 1 3 3, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर 360 का आपका कितना निकला, 3 कितना 2 2 2 3 बार है, 1 2 3, ओके, इंटू यहाँ पर 5 है, यस 5 को रखो, उसके बाद 3 2 बार है तो 3 इंटू 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप HCF निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, तीनों में जो चीज कॉमन होगी उन्हीं को हम यहाँ पर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, ओके। तो यहाँ पर देखो 3 बार है, यहाँ पर आपके कितनी बार है, 5 बार है। लेकिन हमें तो कॉमन चीजें लेनी, तो 2 बार कॉमन निकल जाएगी सभी में से, बिल्कुल। तो 2 इंटू 2 हमने निकाल दिए। अब यहाँ पर देखो 3 3 बार है
और यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 3 2 बार है, तो 2 2 बार निकल सकता है, बिल्कुल कॉमन निकलेगा। तो 3 इंटू 3 कर लो। अब देखो उसके बाद क्या 5 यहाँ पर है, ओके, इसके अंदर एक 5 बचा है, तो बाकी में 5 कहीं पर भी नहीं है, तो हम 5 को नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन होना चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए, ओके। बस यहीं से आपका एचसीएम निकल जा रहा है, इनका गुना कर दो सभी का, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो आपका एचसीएम कितना आया भाई, एचसीएफ आया आपका 36, ओके। तो यहाँ पर दिया कितना है 18 है, तो ये वाला आपका गलत हो गया, क्लियर, यस। उसके बाद है दी गई संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी संख्या का उनका लघुत्तम समापवर्तीय कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई, जो भी संख्या दी गई है उसको प्रत्येक द्वारा हम अगर पूर्णतः रूप से विभाजित करते हैं, ओके, उसमें सबसे छोटी संख्या उसका क्या होगा, एलसीएम ही होगा, है ना, उसका एलसीएम ही होगा। तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी आपकी सही बात है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, यस। चलिए, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है, 100 पॉजिटिव इंटेजर्स का जो एवरेज है वो आपको बताना है। ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को एवरेज के अंदर, ओके। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, अगर पॉजिटिव दिया है, ओके, पूर्णांक की बात हो रही है, एवरेज निकालनी है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये उसका फॉर्मूला। n का मतलब क्या होगा, जो संख्या आपको जितने तक की दी है वो, मतलब पहले 100 की बात की है तो 100 क्या हो जाएगी आपकी, n हो जाएगी, बस कुछ नहीं था। 100+1 करो डिवाइडेड बाई 2 करो, 101/2 कितना होगा, 5 दूनी 10, आगे भाग नहीं चलेगा, 0 लगा लो, पॉइंट लगा लो, 5 दूनी 10, 50.5 इज द करेक्ट आंसर, ओके, 50.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, वेतनों में कितने प्रतिशत की कमी उनमें की गई 20% की वृद्धि को निष्प्रभावी कर देगी। देखो कोई भी सैलरी किसी भी पर्सन की ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल सैलरी जो है, अब ये ओरिजिनल सैलरी में हम अगर 20% की क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं, मतलब उसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। तो इसके अंदर हम मतलब इसके इंक्रीज होने के बाद इसमें हम कितनी कमी करेंगे, तो वो जो वृद्धि बता रही है वो ओरिजिनल सैलरी जितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ओके। तो मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिनल सैलरी हमें पता नहीं है, यस, नहीं पता, ओके। तो ओरिजिनल सैलरी मान लो कि 100 रुपीज है, बिल्कुल, ओके। अब मान लो मैं इसमें क्या करें, 20% वृद्धि करें, तो 100 के 20% कितने होंगे भाई, 100 इंटू 20 करेंगे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, है ना, क्योंकि प्रतिशत को हटाना है। तो यहाँ पर 100 कट गए तो मतलब 20 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई आपकी, वृद्धि मैं कर रही 20%, मतलब 20 रुपीज वृद्धि हो रही। तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई, 120 रुपीज हो गई। अब मेरी सैलरी में से मुझे इतनी कमी करनी है ताकि मेरी मूल सैलरी जो है ना वो वैसी की वैसी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 120 रुपये मेरे पास है, उसके अंदर मैंने क्या किया, कितना मैं कम करूंगी, मेरे पास तो 100 रुपये थी सैलरी, वृद्धि हुई मेरी, इंक्रीज हुई 120 रुपया, मुझे 100 रुपीज ही वापिस करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 20 रुपये को निकाल दूंगी, बिल्कुल 120 में से मैं 20 निकालूंगी तो मेरी 100 रुपीज हो जाती है ना, यस। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया कि 20 रुपीज मेरी जो मैं कम करूंगी तो मेरी जो सैलरी है वो पहले थी वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन ये 20 रुपीज है कितना प्रतिशत, 20 रुपीज है कितना प्रतिशत, तो मेरी जब वृद्धि के बाद मेरी जो सैलरी हुई थी, मेरे पास कितनी सैलरी, अभी मान लो पहले मेरे पास 100 रुपीज थी, वृद्धि हुई 20 रुपीज, मेरे पास 120 रुपीज आ गए। अब मैं इसमें कितना प्रतिशत कम करूंगी तो मेरी जो सैलरी 100 रुपीज रह जाएगी। तो मैं बोलूंगी कि भाई मुझे 20 रुपये कम करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास जो 100 रुपये सैलरी आ रही थी वही आ रही। तो ये 20 रुपये कितने प्रतिशत है, मेरे 120 के, ओके, क्योंकि अभी मेरी सैलरी कितनी आई है, मेरे पास 120 रुपये आई है ना, यस। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे, है ना, क्यों 120 किया भाई, 120 के बेस पर हम 20 रुपये को कम कर रहे हैं, है ना, यस। अब 20% मुझे यहाँ पर कम करना है ना,
तो मैं इंटू 100 कर दूंगी बिल्कुल। अब देखो 0 0 कट गया, मुझे प्रतिशत में लाने ना, ये 20 रुपीज जो है वो कितना प्रतिशत हो रहा है, तो मुझे प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए मैं क्या करूंगी, 100 से गुना कर रही। तो 0 0 यहाँ पर कट गए, 6 दूनी 12 हो गए, आपके पास रह गए 100/6 है ना, 100/6। अब ये कितना होगा भाई, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। अब ऑप्शन में देखो 20%, 20% तो हो नहीं पाएगा, अगर 5 होता तो 20% हो जाएगा, है ना। अब ये जो लिखा है ना वो इस तरीके से लिखा है 21 1/3%। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 18 2/3%, और ये है आपका 16 2/3%। ओके, इस तरीके से। तो बस हमें इस तरीके से अपूर्णांक में इसको आंसर लाना है। तो क्या करोगे भाई, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, जो 100 के नियरेस्ट आ रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है, वरना आप इसको अभी काट सकते हैं। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, है ना, 50 दूनी 6 100, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपके पास कितने बचे, 50/3। अब मैं इसको कैसे करूंगी, इसको अपूर्णांक में मुझे लाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये अपूर्णांक में आती है। ओके, 50। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितने तक करूँ, तो 50 के नियरेस्ट वैल्यू मिलती है। तो आप बोलोगे कि मैम 16 3 48 होते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, है ना। तो ये 3 तो वैसे रहेंगे, 16 3 यहाँ पर इंटू होगा, और यहाँ पर प्लस में कितना करूंगी यहाँ पर, तो 16 3 48 हुए, 48 + 2 कर रहे, तो यहाँ पर 50 आ रहे भाई, है ना। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका, 16.2 ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना था। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया है 1/2, फिर दिया है 2/6, उसके बाद ये 4/18, और उसके बाद यहाँ पर लिखती हूँ। ओके, चलिए 1/2, उसके बाद है 2/6, उसके बाद है 4/18, उसके बाद है 8/54। इसको आगे बढ़ाना है। ओके, मतलब कि इसकी पैटर्न को पहचानना है आप लोगों को, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलिए, यस। ओके, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, है ना, 54 बोलते हैं, है ना। यस, हमारे गुजराती में 54 बोलते हैं। ओके, तो इसमें मतलब गलतियां ना निकालना। 54 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 54 × 3, तो 4 3 12, यहाँ पर 1 5 3 15 1 16, 162 आ गया आपका, 162। अब ऊपर से चेक करो, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा, 16 होगा मैम जी। यस, तो आ गया आपका 16/162। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटमेंट 1 कह रहा है टेलीफोन के डायल पर सभी अंकों का गुणनफल 15840 है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 10% ब्याज पर 10,000 रुपये 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। चलिए, अब देखो पहला स्टेटमेंट, अगर दिमाग होता तो आंसर तुरंत ही स्टेटमेंट को पढ़ने से मतलब पढ़ते ही टाइम आपका आंसर बन जाता, है ना। क्या क्या दिमाग, मुझे ये बताओ, टेलीफोन डायल पर जो अंक होते हैं आपको पता होगा, अंक होते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, इन सभी का मैं गुणनफल कर रही हूँ, मतलब कि इसका मतलब 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9। कुछ बच्चे ना इसको इंटू मतलब गुना करने बैठ जाएंगे। अरे भैया, इन सब का गुना करोगे और इसको 0 से गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो टेलीफोन के डायल पर जितने भी सभी अंकों की बात हो रही, तो जितने भी अंक है उसका अगर आप गुणनफल करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ओके, समझ आ रही ना चीजें, मैथ्स इजी लग रहा है कि नहीं भाई।
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, चलिए 10% ब्याज पर, अब इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके, अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको क्या है भाई, अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी आपको, प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है। ओके, अब ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर कहा गया कि 10% ब्याज पर हम क्या करें, 10,000 रुपये जो है वो 3 साल में 13,310 रुपये हो जाएंगे। तो जब वार्षिक ब्याज, अब देखो ब्याज भी वार्षिक रूप से बताया गया है ना, तो वार्षिक रूप से होता है तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मान लेंगे। ओके, या तो फिर आप इंटरेस्ट मतलब वार्षिक एनुअली यहाँ पर बताया गया है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको मतलब कि दिया होता है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जैसा दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर वार्षिक रूप से है, तो वार्षिक रूप से अगर इसको संयोजित किया जाए तो ओके, तो 10% ब्याज दर होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, चेक करना है कि क्या भाई ये जो ब्याज दर दिया है, रेट दिया है, कि इतना आता है, ये हमें चेक करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है A=P1+R डिवाइडेड बाई 100 और उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर होती है T। ओके, T मतलब टाइम हो जाता है। ओके, अब A क्या होगा, अमाउंट है हमारा, जो टोटल अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है ना, ये हमें ब्याज के साथ मिलता है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, जो हमारे ब्याज के सिवाय का है, जो मुख्य हमारा, जो हमारी खुद की इनकम है, मतलब रकम है। ओके, हमारी खुद की जो रकम है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो वो है 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है यहाँ पर R रेट, तो रेट हमें अभी लगाना नहीं क्योंकि हमें तो उसको चेक करना है कि क्या 10% ही रेट आ रहा है। ओके, इसको चेक करना है। टाइम हमारे पास कितना है, 3 साल है। ओके, चलिए क्लियर। तो आप देखो अमाउंट सभी की जगह पर सभी चीजों को रख देते हैं। अमाउंट की जगह पर हमारा 13,310 आएगा इज इक्वल टू P जो है हमारा 10,000 है, बिल्कुल। ओके, यहाँ पर 1+R/100 है। टी कितना है हमारे पास, 3 है। बस इसको सॉल्व करो भाई। पहले देखो यहाँ पर इज इक्वल टू के सामने यहाँ पर ये गुना में है। ओके, तो इसको 0 0 काट लो, तो ये जो 1,000 है ना, इसको हम यहाँ पर ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1331/1000। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आर वैसा का वैसा, ये कैपिटल आर लिखो या फिर स्मॉल आर। ओके, दोनों चीजें सेम आर, और इसको क्या है, इसका हमने क्यूब कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको क्यूब आते ना, आपको 20 तक के क्यूब आने चाहिए, 20 तक के क्या आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए। ओके, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको देखो 1331 जो है ना, वो किसका क्यूब हो रहा है, 1331 अगर आप देखोगे तो 11 का क्यूब हो रहा है, और 10 जो 1,000 जो है वो 10 का क्यूब है ना। 10 × 10 × 10 करोगे तो आपको 1,000 मिल जा रहा है ना। इसी तरीके से 11 × 11 × 11 करो, 11 × 11 आपको पता होगा 121 होता है, 121 × 121 × 11 करोगे तो आपका 1331 आएगा। ओके, तो ये क्या है, ये क्यूब में आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बन गया हमारे पास, यस, तो यहाँ पर हमारे पास है 100 + R डिवाइडेड बाई 100 और ऊपर गया क्यूब, क्यूब निकल गया, क्यूब निकल गया। अब आपके पास क्या वैल्यू रही, मैं इसको पीछे लिखूं क्या, यस, यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपके पास क्या था भाई, यहाँ पर देख लो 11/10 थे और 100 + R डिवाइडेड बाई 100। ओके, 11/10 था यहाँ पर इज इक्वल टू 100 + R डिवाइडेड बाई 100 ये थी। ये अब 100 जो गुना भाग के संदर्भ में यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 11/10 × 100 इज इक्वल टू 100 + R, है ना। यस, तो 0 0 यहाँ से कट गया। अब आपके पास कितने रहे, 11 × 10 कितने होते हैं, 110 होते। और ये जो 100 है वो प्लस के संदर्भ में, तो यहाँ पर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, -100 इज इक्वल टू R। अब कितना रहा, 110 में से 100 जाएंगे तो 10 होगा इज इक्वल टू R। मतलब रेट जो होता है वो हमारा परसेंटेज में होता है, तो 10% हमारा आंसर सही है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या है भाई,
करेक्ट है। ओके, 10% ब्याज से अगर हम चलते हैं तो 10,000 रुपये जो है वो 3 साल के बाद हमें कितना होके मिलेंगे, 13,310 रुपये होकर मिलेंगे। क्लियर। तो रेट हमने इस तरीके से ढूंढना था। तो स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स था, बिकॉज यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और स्टेटमेंट 2 आपका सही है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 लगाओ। घड़ी में मिनट की सुई अपराह्न 4:40 बजे से अपराह्न 6:10 बजे की ओर जाने में कौन सा कोण बनाती है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको। अब देखो 4 से 4:40 टू 5 तक का पहले देख लो, है ना। हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि 1 मिनट में जो सुई है, ओके, 1 मिनट में कितना कोण बनाती है भाई, 1 मिनट के अंदर वो 6 का कोण बनाती है। कितने का, 6 का कोण। तो यहाँ पर कितने मिनट है, 4:40 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, तो 40 से बाद 50 और 60 है ना, मतलब कि 20 मिनट होती है। ये 20 मिनट है, तो 20 मिनट के कितनी होंगी, 20 मिनट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 20 इंटू 6, तो 6 दूनी 12, मतलब 120 का कोण बनाएगी। बिल्कुल, ये 120 का कोण बना रहे। उसके बाद में चलो 5 बजे से लेकर 6 बजे, आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में मिनट की सुई है वो मतलब कितना कितना मिनट होता है भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 60 मिनट हो रहा है तो 60 मिनट के कितने होंगे भाई, 360 पूरा गोल चक्कर लगा के आती है ना, तो 60 इंटू 6 तो कितने हुए, 3 3 6 36, 360। तो यहाँ पर ये 360 का कोण बनाएगी। उसके बाद भी हमें 6:10 तक जाना है, तो 6 बजकर हम 6:10 तक जाएंगे, तो मतलब हमारे पास कितनी मिनट है, 10 मिनट है। तो 10 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी, अगर 1 मिनट में वो 6 का बना रही है तो 10 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 6, तो 60 डिग्री का यहाँ पर बनाएगी वो कोण। यस, अब टोटल लगा लो इन सब का, तो 6 यहाँ पर 0 आ गया। ओके, ये 0 है। फिर 6 2 8, 6 6 12, 12 2 कितने होंगे, 14, यहाँ पर 1 3 1 4 1 5, 540 का वो क्या करेगी, कोण बनाएगी। क्लियर। यस, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 16% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का वो क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। विक्रेता को जो वस्तु 11,900 में प्राप्त होती है उसका अंकित मूल्य, मतलब कि यहाँ पर मार्केट प्राइस आपको ढूंढनी है, मार्केट प्राइस आपको क्या करनी है, ढूंढनी है। क्लियर। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर CP SP सब पता होना चाहिए। ओके, तो देखो उसके विक्रेता को जो वस्तु पड़ रही है मतलब कितने में प्राप्त होती है, तो जितने में प्राप्त होती है उसको हम CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यस, तो CP इसका क्या है, 11,900 रुपीज है भाई, है ना। डिस्काउंट वो कितना दे रहा है, डिस्काउंट वो दे रहा है 16%। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है 20%, है ना। यस, अब इसको क्या करोगे, पहले तो यहाँ पर देखो SP को ढूंढ लेती है, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी, है ना, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं SP की बात करूँ तो SP क्या होता है भाई, CP इंटू प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, है ना, प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज को हटाना है, तो हम इंटू डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। यस, CP कितना है हमारे पास, 11,900 है, इंटू प्रॉफिट कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 0 0 यहाँ से कट गए। अब देखो 119 इंटू 2 करो, 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 2 1 3 और 138 और ये 0, 1380। ओके वेट, 9 दूनी 18, 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 1 3 हो गया, 2 एकम 2। अच्छा, यहाँ पर वेट वेट वेट, प्रॉफिट यहाँ पर 20% है, तो टोटल हमारा कितना होगा प्रॉफिट, 120, क्योंकि हमारे 100% भी उसके अंदर ऐड करने थे। बिल्कुल, ओके, तो यहाँ पर 120 आएंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। यस, देखो जब भी प्रॉफिट लगाते हो ना तो टोटल इनकम के साथ ही प्रॉफिट मिलती है हमें, है ना, तो इसी वजह से प्रॉफिट को हम जो हमारी CP होता है उसके अंदर ऐड करके ही हम यहाँ पर प्रॉफिट को लिखते हैं ना। यस, तो 119 इंटू क्या करना है आपको, 119 इंटू 12 कर दो। ओके,
क्योंकि ये 0 तो हम पीछे से भी लगा सकते हैं, है ना। यस, तो 0 9 1 1, 9 दूनी 18, 1 2 एकम 2 1 3 और यहाँ पर 2 8 12, यहाँ पर 1 3 1 4 और 14 28, 14 28 आपका आया और ये 0 यहाँ पर लगा दिया, तो 14,280 रुपीज आपका क्या बन गया, एसपी बन गया। क्लियर। यस। अब देखो मार्केट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस अगर हमें ढूंढना है तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एसपी, ओके, इनटू हमें क्या करना होगा, 100 करना है, ओके। मतलब कि डिस्काउंट जो होता है ना उसको देखना होगा, एसपी इंटू 100 और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्योंकि डिस्काउंट हमें 100% में से डिस्काउंट को हम निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखो देखो हमें किस तरीके से इसको करना है भाई। यस, तो यहाँ पर एसपी को करेंगे। यस, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एसपी कितना है हमारे पास, एसपी है 14,280 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। अब 100 में से डिस्काउंट हमने कितना दिया, 16% है ना, तो 16 माइनस 16 100 माइनस 16 करो तो कितना आएगा, 84 है ना, तो 84 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ओके। बस इसको सॉल्व कर दो, किस तरीके से सॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। अगर 2 से करना है तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट 84 से करना है तो भी कर सकते हो। 84 1 इंटू 1 करोगे तो 84 आएगा, 2 करोगे तो 8 दूनी 16, 160 के ऊपर 168 इसका आंसर आता है ना, तो यहाँ पर 142 है, तो हम 84 से 1 को इंटू करते हैं, ओके। तो 84 1 84 होता है और उसके बाद जो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, ओके, ताकि आपको समझ आए। अगर मैं ऐसे ही बोलूँगी तो आप बोलोगे कि मैम क्या कर दिया आपने, है ना। यस, वेट, ओके। यहाँ पर देखो 14,280 डिवाइडेड बाई 84, 184, यहाँ पर 12 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे आपके 8, यहाँ पर 3 13 में से 8 हो जाएंगे तो आपके 2 3 5, ओके, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऊपर से उतार लो 8 को। अब 84 को अगर आप किससे 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 चौक 88 हो जाएंगे, 7 चौक 28, ओके, और यहाँ पर 2 8 से कितने होंगे 56, 56 2 58, ओके। तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 और ये जो 0 है वो यहाँ पर लग जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर 170 से अगर हम इसको भाग कर रहे हैं तो 84 को अच्छे से काट सकते हैं, ओके। अब आपके पास वैल्यू कितनी आई 17 और यहाँ पर 1 0 और ये 2 0, 17,000 आपका मार्केट प्राइस आ गया। क्लियर। तो आपको एसपी ढूंढना था और कुछ भी नहीं करना था। एसपी ढूंढने के बाद आपको ये मार्केट प्राइस का जो फार्मूला था उसको आपको लगा लेना था। क्लियर। यस, चलिए, तो 17,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको विभिन्न भिन्न दिए हुए हैं, ओके, उस पर विचार करने तो यहाँ पर 8/9, 9/11, उसके बाद है 2/3, उसके बाद है 7/9 और उसके बाद है 7/11। बस इसको सॉल्व करना था। तो देखो 8/9 तो 0 पॉइंट ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है, ओके। तो देखो 8 से 9 8 72 होंगे, बिल्कुल। यहाँ पर 8 आ गया, 0 उतार लो ऊपर से, 8 90 72, ओके। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। तो यहाँ पर आंसर कितना है 0.88, 0.88। इसके बाद 9/11 करो तो 0.0, 11 8 88 हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 2 बचे, 0 11 एकम 11, यहाँ पर 9 आ गए, ओके। तो 0.81, 0.81, 2 पॉइंट तक ही आपको जाना होगा, ओके। 2/3, 2/3, तो यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ पर 0 लगा लो, ओके। पॉइंट लगा के 6 3 18, ओके, यहाँ पर 20 और 6 3 18, ओके, यहाँ पर 2, तो कितना आया आपके पास 0.66 आया। उसके बाद 7/9 करो, 0 पॉइंट लगा लो और 0 लगा लो, 9 सीते 63 होते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर 7 आ गए, 9 सीते 63, यस, ओके। यहाँ पर 7 आ गए, तो यहाँ पर क्या आया 0.77, 0.77। उसके बाद 7/11, तो 0 पॉइंट लगा लो, 0 11 6 66 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 और 0 11 3 33 हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 7, ओके।
ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या बना 0.63। अब देखो ऑप्शन में बड़े से छोटे की ओर जाना है, डिक्रीज मोड में जाना है। डिक्रीज मोड में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरीके से जाना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलोगे ए वाली है, तो ए वाले को रखो, बाकी को उड़ा दो पहले, ओके, ताकि इजी हो जाए। तो पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर 81 आएगी, तीसरे नंबर पर क्या जाएगी भाई 77 जाएगा, चौथे नंबर पर आपका सी जाएगा और पांचवें नंबर पर आपका ई जाएगा। ओके, तो पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर बी है, दोनों में कॉमन चीजें है, चलिए कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पर जा रहा है डी, तो मतलब यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर पे आपका सी है, बिल्कुल है, और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या है ई है। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करिए। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद यहाँ पर ला कर देना। ओके, अगला पद क्या होगा? यहाँ पर है 2, ये 2 है और ये z है। उसके बाद ये 4x है, 7v है और 11t है। बस कुछ नहीं करना था, इस श्रेणी को इजीली सॉल्व करना था। 2 दूनी कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। 2 में 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 होगा। 4 प्लस 3 कितना होगा? 7 होगा। 7 प्लस 4 कितना होगा? 11 होगा। 11 प्लस 5 आएगा, देखो 2 3 4 5 आ गया। 11 प्लस 5 कितना होगा? 16। 16 वाले को रखो पहले, उसको बाकी को उड़ा लो। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से यहाँ चलो, TUV, VWX, XYZ, मतलब कि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू को रखेंगे, इसको एक को कुदा के रखेंगे। टी के पहले क्या आएगा? टी के पहले आर आएगा, एस आएगा। एस के बाद टी आता है ना, तो आर टी के पहले एस आएगा, एस के पहले क्या आएगा? आर आएगा। तो आपका आंसर बन गया भाई 16R इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को लगाओ। 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 6 माह की जाती हो तो एक 10,000 की धनराशि 1.5 वर्षों में 20% की वार्षिक दर से 13,310 हो जाती। देखो, अगर मेरे पास 10,000 धनराशि है, ओके, मेरे पास 10,000 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास। ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। 10,000 रुपीज है। अगर मैं 1.5 साल के बाद, अगर 1.5 साल में मेरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज होती है 6 माह पर आपका, उसके अंदर जो अमाउंट होता है, मान लो कि मेरे पास 10,000 है, तो 6 महीने के बाद बढ़ रही है, तो 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी ऐड करके मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के फिर से दोबारा उन दोनों का ब्याज आएगा। ओके, साधारण ब्याज होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल जितना परसेंटेज बढ़ता है वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पर ही वो बढ़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मेरी जो अमाउंट होती है ना उसके बेस पर वो बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अमाउंट को पता करना था। ओके, जो कि पहले भी हमने ये फॉर्मूला लगाकर काम किया था, बिल्कुल किया था। अब देखो 6 माही की जाती है। ओके, और जो दर दिया है वो आपको वार्षिक दर दिया है, लेकिन हमें तो 6 माह के बारे में देखना है ना। तो सबसे पहले मैं इसको ना एक स्लाइड ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके, जस्ट वेट, इसके लिए मैं अलग से स्लाइड ले लेती हूँ क्योंकि इतनी स्लाइड में वो आंसर नहीं बन पाएगा। ओके, यस यस, इसको कर देते हैं, चलो। ओके, इसको समझते तो फिर चलो। अब देखो मेरे पास अमाउंट कितना है वो हमें पता चल गया। मेरे पास जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे पास? 10,000 रुपीज है भाई, है ना। और फिर मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट वाला है ना, अमाउंट आ रहा है वो 13,310 रुपीज आ रहा है, इतना ही है ना। यस, ये रहा हमारा जो क्या है भाई, इंटरेस्ट के साथ हमारा जो टोटल अमाउंट बोलते हैं ना। यस, टोटल अमाउंट 13,310। वृद्धि जो वार्षिक दर है, रेट है हमारे पास
रेट है हमारे पास 20%, लेकिन क्या है, एनुअल है। क्या है, एनुअल, वार्षिक दर है ये। ओके, एनुअल रेट है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, साल, कितने साल में, 1.5 साल। 1.5 साल मतलब क्या होता है, इसको मैं छः हाफ ईयर में मानूं तो 3 हाफ ईयर आएंगे, है ना। 1.5 ईयर मतलब 3 हाफ ईयर, है ना। आधा आधा ईयर करूंगी तो कितना आएगा, 3 हाफ ईयर आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, और कुछ दिया है, नहीं दिया। 6 माह की गणना की जाती है, 6 माह पर आपकी हाफ ईयर गणना की जाएगा। हाफ ईयर क्या किया जाएगा, गणना की जाएगी। क्लियर, बस इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए थी। पहले देख लो, एनुअल रेट दिया है आपको, तो उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयर में कन्वर्ट करो। अगर 1 साल का रेट है, एनुअल रेट अगर 20% है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 20/2 करो तो कितना आ जाएगा, 10% हो जाएगा। मतलब हाफ ईयर की जब हम गणना करेंगे तो 10% हमारा रेट आ जाएगा। क्लियर, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। यस, चले। टाइम भी क्या है भाई, टाइम भी हमारा हाफ हो जाएगा, है ना। टाइम कितना हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, मतलब T/2 हो जाएगा। ओके, टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा आधा टाइम उसकी गिनती हो जाएगी। क्लियर, चले। अब इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था, कौन सा, A = P1+R/100, और यहाँ पर n क्या था, n था आपका टाइम। ओके, n क्या था, टाइम था। क्लियर, चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। अमाउंट कितना है, 13,310 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितने हैं, 10,000। देखो पिछले में पूछा था ना, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछले में थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में दे दिया गया है, 6 माही के ब्याज पे दे दिया गया है। ओके, यस। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 100 यहाँ पर आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो, और ये 1 की जगह पर यहाँ पर 100 आ जाएगा, प्लस r हो जाएगा। एन हमारा कितना होगा भाई, एन हम अभी यहाँ पर ही रखेंगे। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व करो, 0 0 यहाँ से कट गया। उसके बाद 1331 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 100 प्लस r डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर n आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करती हूँ भाई, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 1331 को मैंने बताया था किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 1000 किसका है, तो 10 का है, ये क्यूब में चला गया, इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ तक क्लियर हुआ है। यस, अब देखो रेट हमारे पास कितना था, रेट हमारे पास 10 है, तो 10 की वैल्यू, रेट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 100 प्लस रेट कितना है हमारे पास, हाफ ईयरली है ना, तो 10% है, और डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको ऐसे नहीं सॉल्व किया जाएगा, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर, यहाँ से हम इसको ठीक करते। ओके, वैसे इसको रेट हमने देना मतलब कि भूल गए, रेट हमारे पास ऑलरेडी है ही। ओके, तो उसकी वैल्यू आपको रखनी थी, जस्ट वेट। ओके, अगेन कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 प्लस आपका यहाँ पर 100 है, रेट हमारे पास कितना है, 10% है, 10 आएगा, और यहाँ पर n आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 0 0 यहाँ से कट गया। अब आपके पास 1331 बटे 1000 हो गए। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम अगर मैं ले रही हूँ तो 10 आएगा, और यहाँ पर 10, और ये प्लस यहाँ पर 1 है तो +1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1331 बटे 1000 इज इक्वल टू 10 + 1 कितना हो, 11/10। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आगे भी आपको बताया था 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, और 1000 आपका 10 का क्यूब है, ये क्यूब में आ गया, ये 11/10 हो गए, है ना। यस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, n है। ओके, यहाँ पर n है हमारे पास अभी। यस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, n है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कट गए, सेम चीजें हैं, तो दोनों इज इक्वल टू के आमने सामने होगी तो कट जाएगी, है ना। तो अब हमारे पास क्या रहा, 3 रहा और n रहा। 3 इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3। n हमारा क्या था भाई, n हमारा टाइम था, n हमारा क्या था, टाइम था, है ना। यस, तो टाइम हमारे पास कितना आया, 3 आया, लेकिन 3 आया उसका मतलब क्या है, 3 मतलब कितना होगा भाई, यस 3 मतलब कितना होगा, 3 हाफ ईयर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। एन हमारा हाफ ईयर हमने लिया हुआ था। यस, तो 3/2
3/2 करेंगे, है ना। टाइम हमारे लिए क्या है, t/2। तो t मतलब टाइम कितना मिला हमारे पास, 3 मिला। 3/2 कितना होगा, 3/2 करो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा लो और 0 को उतार लो, 5 दूनी 10। मतलब कि हमारे पास कितना आ रहा है, 1.5 ईयर। 1.5 ईयर क्या होगा आपका, 1.5 साल हो रहा है ना। मतलब कि 3.5 ईयर मान लो, या फिर 1.5 ईयर, है ना। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, यस। ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या है भाई, कितने प्रतिशत की यहाँ पर 1.5 साल में ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ओके, हमने टाइम निकालना था तो सही ये स्टेटमेंट है आपका। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखो कि 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि एक सुरंग को वो 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई 1300 मीटर है। ओके, यहाँ पर जो बता रहा है 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको हटा लेती हूँ। ओके, यस, एक मान लो एक रेलगाड़ी है, ये क्या है भाई, रेलगाड़ी है। ओके, ये रेलगाड़ी है मान लो। ओके, चलो ये रेलगाड़ी, अब इसको ना ऐसे बनाते हैं, इसका मुंह इस तरफ कर देते हैं। चलो, इसका जो इंजन है ना, यस, इंजन बना लिया ये हमने। यस, चलो ये रेलगाड़ी, अब ये रेलगाड़ी ना एक सुरंग को पार कर रही, ये टनल है। ओके, टनल है, क्या है, टनल है। अब ये टनल जो है ना, टनल को वो ये रेलगाड़ी यहाँ से पार होगी, टनल को पार कर रही है। तो टनल को पार करने के बाद की बात हो रही, तो यहाँ पर ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई। ये रेलगाड़ी टनल को पार कर दिया इसने। ओके, यस, ये रेलगाड़ी ने क्या किया भाई, टनल को पार कर दिया। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 800 मीटर है। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी स्पीड से चल रही है, 78 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ओके, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड मतलब चाल, स्पीड कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, यस। उसके बाद आगे देखो कि यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर रही, कितने टाइम में पार कर रही है, टाइम है आपका 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में वो क्या कर रही है, पार कर रही है। उसके बाद देखो तो सुरंग की लंबाई 1300 मीटर है। ओके, सुरंग जो टनल है आपकी, टनल है। ओके, टनल कितनी बता रहा है वो आपको, टनल की लंबाई 1300 मीटर बता रहे हैं, 1300 मीटर बता रहे हैं। क्लियर, अब चलो, और रेलगाड़ी की ट्रेन जो है उसकी जो मतलब कि लंबाई है, ओके, मतलब डिस्टेंस माना जाएगा, इसको डिस्टेंस माना जाएगा, है ना। यस, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपके पास, 800 मीटर है। अब देखो ये लंबाई मतलब डिस्टेंस, अंतर होता है ना, ये अंतर माना जाएगा। अब देखो जब भी आपके पास या तो कोई ट्रेन है, वो या तो कोई किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या देखो कोई भी ट्रेन है या तो प्लेटफॉर्म को, क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, पार कर रही है, या पुल को पार कर रही है, या फिर टनल को पार कर रही है। ओके, तो जिनकी लंबाई है, ओके, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, जो भी हो, उनकी लंबाई भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, अभी हमारे पास टनल है, तो टनल की लंबाई जो है वो दोनों की लंबाई अगर हम मिलाएंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। समझ आ रहा है ना, यस। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। यस, बहुत इजी वे में इसका फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, फॉर्मूला कह रहा है कि अगर हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस देखना है, चेक क्या करना है कि टनल जो है वो 1300 मीटर है, तो मतलब डिस्टेंस हुआ है ना, ये टनल है, ये 1300 मीटर है, ऐसा कहा गया है, तो इसको चेक करना है। तो हमें डिस्टेंस को चेक करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। ओके, डिस्टेंस मतलब अंतर होता है, जो ट्रेन और टनल दोनों का मिलाएंगे तब डिस्टेंस मिलेगा, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस में t1 प्लस d2 आएगा। ओके, d2 मान लो, d2 आपका टनल है, d2 क्या है, d2 ये टनल है, और d1 जो है वो आपकी ट्रेन की लंबाई है। क्लियर, यस। एस मतलब क्या होता है, स्पीड,
स्पीड कितनी है आपके पास 78। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने क्या बताया आपको कि आपको कन्वर्ट किस में, मीटर में करना है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, अगर मीटर में आपको मतलब डिस्टेंस दिया है तो बिल्कुल। तो अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे, मीटर छोटा है तो 5/18 से गुना करना, ये बात हमने कल भी आपको बताई थी। ओके, 5/18 करेंगे इंटू टाइम कितना है 1 मिनट है, लेकिन मीटर है तो हमारे पास सेकंड में टाइम होना चाहिए। इसको कन्वर्ट करो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप बोलोगे 60 सेकंड होता है। हमने इसको टाइम को भी चेंज कर दिया, 60 सेकंड में आ गया। ओके, अब हमारे पास D1 भी तो है, D1 कितना है हमारे पास 800 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर 800 प्लस D2 इज इक्वल टू 78 इंटू 5/18 इंटू 60। बस इसको सॉल्व करो, जितना सॉल्व होता है उतना करना है। ओके, यहाँ पर देखो 18 का पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या 18 6 3, अच्छा यहाँ पर 6 3 18 हो जाएंगे, है ना, यस 6 3 18 और 13 छंग 78 होंगे तो 6 6 कट गए 13 हो गए। अब देखो 20 दिन कितने होंगे 60 होंगे। अब आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर 800 प्लस D2 इज इक्वल टू 13 पंजे कितने होते हैं 65, 65 दूनी कितने होंगे, या तो फिर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 10 यानी कि कितने होंगे 100, तो 100 इंटू 13, 13 इंटू 100 करो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 800 प्लस D2 इज इक्वल टू 1300, है ना, यस। अब क्या करेंगे, ये D2 ही हमें तो ढूंढना है, हमें तो यही चेक करना है कि D2 जो है वो 1300 मीटर है कि नहीं, टनल जो है वो 1300 मीटर है कि नहीं, ये चेक करना है। यस, तो D2 को वैसे रखो और ये जो प्लस में है इसको अगर मैं यहाँ की ओर ले जाऊंगी तो 1300 माइनस 800 हो जाएगी, माइनस बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आया हमारा D2 इज इक्वल टू कितना आया, 1300 में से 800 जाएगा तो 500 रहेगा। इसका मतलब है कि हमारे टनल की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 500 मीटर होगी, अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका क्या है, गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लगाओ। एक टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है। भाई एक टैंक है, ये टैंक है मान लो। ओके, ये टैंक जो है वो 6 घंटे में 6 आवर में क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है, फुल हो जाता है। ओके, ये क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। परंतु इसकी तली में लीक है, यहाँ पर कुछ लीक है, इसके कारण भरने में 4 घंटे ज्यादा लग जाता है। वो वैसे तो अगर वो पूरा कंप्लीट है तो 6 घंटे में वो फुल हो जाता है, लेकिन लीक होने की वजह से ये क्या होता है 4 घंटे ज्यादा ले जाता है, मतलब 10 घंटे में फुल हो जाता है, 10 आवर में क्या हो जाता है, फुल होता है। ओके, लीक की वजह से। यस, यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीक से टैंक भरा हुआ हो, है ना, अगर टैंक भर जाता है तो वो क्या हो जाता है, लीक होने के साथ साथ वो भरा है। ओके, तो 4 घंटे उससे ज्यादा ले ली, 10 घंटे में वो फुल हुआ, इसका मतलब कि लीक हुआ उसके साथ साथ वो 10 घंटे में फुल हुआ। तो लीक से टैंक कितनी देरी में खाली होगा, तो लीक से जो टैंक होता है ना वो कितनी देर में वो खाली हो जाएगा, खाली कब हो जाएगा, तो फिर ओके आपको एम्प्टी ढूंढना है, एम्प्टी कब होगा। क्लियर, यस। तो यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि फूल जो होता है ना उसको हम ए मान लेते हैं। ओके, मतलब कि ए कितने में फूल होता है, ए का मतलब है फूल। ओके, फूल कितने में होता है, 6 घंटे में हो जाता है भाई। और लीक के साथ अगर ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी करें, क्यों, लीक के साथ बी मतलब हमारा जो लीक हो रहा है ये बी मान लो। ओके, तो बी हमारे उसके साथ अगर हम देखते हैं तो 10 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे ज्यादा लगते हैं तो 10 घंटे हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम पहले ले लो, 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ओके, अब इसको चेक करो, ये 30 घंटे लेते हैं। ओके, 30 घंटे लेते हैं तब जाके दोनों की यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, क्या क्षमता है, इसकी क्षमता है 30 घंटे की। ओके, अब देखो 6 पंचे कितने होंगे, 30 होंगे, और 10 दिन कितने होंगे, 30 होंगे। बस यहाँ पर एलसीएम हमने ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि जो 5 घंटे में मतलब क्या होता है भाई, 1 यूनिट जो होता है वो 1 घंटे में 1 यूनिट होता है। ओके, और फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 यूनिट पर हावर। ओके, ये 5 यूनिट पर हावर, है ना, ये 3 यूनिट पर हावर।
है ना, यस। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है इनका, 2 यूनिट पर हवर, मतलब कि 1 हवर में 2 यूनिट ये क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, खाली हो रहा है। ओके, अब हमें पूछा क्या गया, पूरे के पूरे की बात हो रही है ना, तो हमें कितना टाइम लगेगा भाई, कितने टाइम में वो पूरा खाली हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 30 है। ओके, उनमें से हमें कितना, 1 घंटे में, ये टोटल एफिशिएंसी है वो पर हवर है, ये क्या है पर हवर। ओके, हवर 1 घंटे में, तो यहाँ पर 2 यूनिट जो है वो पर हवर खाली हो रहा है ना, ये तो भर रहा है, खाली कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 घंटे में 2 यूनिट खाली हो रहा है। तो अब कितना आ रहा है, 15। ओके, तो टाइम कितना लगेगा हमें, 15 हवर लगेंगे। ओके, हवर्स 15 घंटे लगेंगे, कितने लगेंगे, 15 घंटे में वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यस। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, दिल से करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई लाइक ही करो, आपका दिल करे, आपको लगता है मैम इतनी मेहनत कर रही है तो प्लीज कर देना लाइक। ओके, राम बाबू का 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वां स्थान है, अंत से उनका स्थान होगा। अब देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर ये 45 संख्या है और उनमें 18वां स्थान है किसका, राम बाबू का, ये हमारे राम बाबू जी है। ओके, राम बाबू जी अगर यहाँ से देखते तो 18वें नंबर पर है, तो यहाँ से उनका नंबर कौन सा आएगा, क्या करोगे, 45 में से 18 को माइनस कर दो, 45 में से 18 को माइनस करोगे, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 रहेगा, मतलब कि ये 27वां नंबर हो रहा है। लेकिन 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 ये तो यहाँ पर 27, यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से देखना है, ये मतलब कि ये 27वां नंबर यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ से चल रहे तो राम बाबू तो उसके बाद है ना, यस। तो राम, या तो फिर राम बाबू की सीट खाली करके उसको माइनस करो, 45 माइनस 17 करो। ओके, या तो फिर 45 माइनस 18 करे तो +1 कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, 28वां नंबर उनका हो जाएगा। ओके, अगर 45 माइनस 70 करेंगे, उनकी सीट को पहले माइनस कर लो। ओके, 45 में से 70 लोगों को निकालोगे तब जाके ये यहाँ पर आएगा, है ना, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यस, 15 में से 7 जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 18 नहीं 19 नंबर माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 19 नंबर माइनस करेंगे। यस, वेट वेट वेट, जस्ट वेट। ओके, 1 मिनट। यस, चलिए, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, 17। ओके, 19 नहीं 17 करेंगे, 17 करेंगे, वेट। तो 45 में 17, क्यों, राम बाबू जो है ना 18वें नंबर पे है, तो उनसे आगे वाले को माइनस कर लो, 45 में से 17 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 में से 7 जाएंगे तो आपके पास कितना रहेगा भाई, 8 रहेगा। ओके, और फिर आपके पास कितना रहा है, 3, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 रहेगा। क्लियर, यस। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो, इजी वे में समझो तो राम बाबू का जो नंबर है उसके आगे तक के नंबर को लेकर माइनस कर दो टोटल में से, बस हो गया काम आपका। ओके, अगर वैसे नहीं आता है तो राम बाबू का जितना वह नंबर है टोटल में से उसको माइनस करके +1 कर दो, उनको बिठा लो वहां पर, तो हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, यस। तो ये वाला सही तरीका है। ओके, चलिए, उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किसी कर्मचारी के वेतन में 50% की कटौती की जाती है, पुनश्च उनके न्यूनीकृत वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है। अब उसकी आरंभिक तथा अंतिम वेतन समान है। देखो भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई कर्मचारी है, उसकी ओरिजिनल, ओके, ओरिजिनल सैलरी कितनी है, ओरिजिनल सैलरी है, उसके अंदर 50% की कटौती की जा रही है, 50% की क्या की जा रही है, कटौती की जा रही है। अब उसकी ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं 100 रुपीज है, उसमें से 50% मतलब कि 50 रुपीज होंगे, बिल्कुल 50 रुपीज की मैं कटौती करती हूँ तो मेरे पास अब कितने रहते हैं, 50 रुपीज रहते हैं। अब इसमें भी मैं 50 रुपये में क्या कर रही हूँ, 50% की वृद्धि कर रही हूँ, 50 रुपीज में 50% की क्या कर रही हूँ, वृद्धि कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ इसको।
तो फिर आरंभिक और जो पहले वाली हमारी जो वेतन थी, मतलब ये हमारी 100 रुपीज थे, और जो अंतिम वेतन हमारे पास वृद्धि के साथ आता है वो क्या समान है, इसको देखना है। अब 50 का 50% कितना होगा, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0 कट गया। अब मेरे पास कितना रहा भाई, 5 5 25। तो यहाँ पर मेरे पास 25 रुपये मतलब क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। किसमें से हो रहे हैं, यहाँ पर से हो रहे हैं, है ना। तो 100 रुपये में पहले मेरे पास 100 रुपये थे, अब वृद्धि हुई मेरे पास, तो मेरे पास लास्ट में कितने थे, 50 रुपये थे। कटौती होने के कारण ये मेरे पास लास्ट में सेकंड टाइम पे, ओके, सेकंड टाइम पे मेरे पास कितने थे, 50 रुपये। इसी के बेस पर मैंने वृद्धि की है, बिल्कुल। तो अब मेरे पास कितना आ रहा है, 50 + 25 हुआ तो कितना हो गया मेरे पास, 75 रुपीज हो गया। सिंपल सा फंडा था। 100 रुपये थे मेरे पास, 50% मेरी कटौती कर दी, मेरे पास 50 रुपये रहे। 50 रुपये में से मेरी 50% वृद्धि कर दी गई। 50 के 50% कितने होंगे भाई, 25 रुपीज होंगे। तो अब मेरे पास कितने हो गए, 75 रुपीज हो गए। सिंपल से अगर आपने अपने पर लेकर भी इसको सॉल्व किया होता तो भी आंसर आ जाता। क्या ये पहले वाली फर्स्ट मेरी, ये फर्स्ट थी, ये लास्ट है ना। क्या दोनों समान है, नो, है ना। 25 रुपए की मेरे पास अभी लॉस हो रही है ना, यस। तो ये समान नहीं है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ओके। इसको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं थी, अपने ऊपर लिया होता तो हो जाता। अब देखो 64% इज इक्वल टू 16/25। 64% क्या होता है, तो 60/100 करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो बिल्कुल। अब देखो 16 चौक 64 हो जाएंगे, 25 चौक कितने हो जाएंगे, 25 चौक 100 हो जाएंगे, है ना, यस। तो अब आपके पास कितना रहता है, 16/25, कितना रहता है, 16/25, क्लियर, यस। तो सही बात है भाई। 60% अगर हम इसको परसेंटेज को हटाते तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 16/25 आती है। तो स्टेटमेंट बी आपका क्या है, सही है। पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है। तीसरा वाला, यदि किसी वस्तु को 2% लाभ पर बेचा जाए तो इसके लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं, यस। ये वाला हमारा क्या था, गलत था, और ये वाला हमारा सही था। तीसरे वाले को चेक कर रहे हैं, ओके। देखो प्रॉफिट जब होता है ना, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 200% दिया है ना, यस। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें पता नहीं है, उनका रेशियो। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी, और विक्रय मूल्य क्या होता है, हमारा एसपी होता है। इसका रेशियो हमें दिया है 1:2, ये हमें चेक करना है, ओके। क्या इतना आ रहा है, ये चेक करना है। अब सीपी तो हमारे पास है नहीं, एसपी भी नहीं है ना। तो सीपी जब नहीं दिया होता है तब हम उसे 100% मान के चलते हैं। सीपी अगर नहीं दिया है तो 100% मान के चलते, ओके। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में भी एक्सप्लेन करके दिया हुआ था, ओके। शीतल रानी नाम की एक लड़की है, स्टूडेंट है, ओके, शीतल रानी, उसने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था और मैंने टेलीग्राम पे उसको आंसर भी किया हुआ है, ओके। सीपी हमारा 100% है। अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया, सीपी भी आ गया, एसपी ढूंढना है। एसपी क्या होता है बताओ, एसपी सेलिंग प्राइस कब पता चलेगी कि कितने में, तो हमारा सीपी प्लस हमारा प्रॉफिट, है ना। सीपी प्लस प्रॉफिट हम इकट्ठा करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा, बिल्कुल। तो एसपी हमारा क्या होगा भाई, सीपी हमारा 100 है, ओके। प्रॉफिट हमारा कितना है, 200 है। एसपी हमारा कितना हो गया, 300 हो गया। बस अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें चेक किसको करना है, सीपी रेशियो एसपी को। तो सीपी हमारे पास कितना है बच्चों, बताओ। सीपी हमारे पास कितना है, 100 है। सीपी रेशियो एसपी, सीपी हमारे पास था 100, हमने यहाँ पर लिख दिया 100। रेशियो एसपी हमारे पास कितना है, 300। तो 300, 0 0 0 0 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, सीपी रेशियो एसपी कितना आया हमारे पास, 1:3 आया, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, तीसरा वाला गलत हो गया। अगर आपको यहाँ पर 1:2 दिया है, उसकी जगह पर 1:3 दिया होता तो सही हो जाता, है ना। देखो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, थियरी आपको समझ में आनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चनों को लगा पाओगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा देखो पहला वाला गलत है, सी वाला भी गलत है, सही कौन सा बना, ओनली बी।
तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्ण।